नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में शराब नीति पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मामले में रोजाना आ रहे नए नए मोड़ों के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था कि अगर वह भगवा दल में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा बीजेपी को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। दरअसल शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिसोदिया समेत 14 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उधर सिसोदिया के घर छापे के बाद सीबीआई अफसर बरामद कागजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। सभी को बुलाकर पूछा जाएगा कि वह सब किसके कहने पर किया गया। अधिकारियों के अलावा सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़े, बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहूं। Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability, but you fix liability on someone else. देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। देखिए, पहली बार इस देश में कोई ऐसा मंत्री केजरीवाल साहब ने बनाया जिसको 2 डिपार्टमेंट दिए, एक शिक्षा मंत्री बनाया और एक शराब मंत्री। दोनों मंत्री कौन है? एक ही दोनों डिपार्टमेंट किसके पास है? मनीष सिसोदिया के पास। और दिल्ली की नई जो शराब पॉलिसी लाए उसमें उन्होंने स्कूलों के पास ठेके खोल दिए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास खोल दिए, उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में खोल दिए। इस बात का जवाब नहीं है उनके पास, और इसीलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और ये दिल्ली और देश की ये जनता जानना चाहती है, आखिर केजरीवाल जी आप पहले ये बताइए कि आपने शराब माफिया को
कानून और नियम की धज्जियां उड़ा के उनकी करोड़ों रुपए के उनके माफी क्यों दिए? 144 करोड़ माफ क्यों किए? क्यों आपने उनका कमीशन बढ़ाया? क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मंजूरी दी, उनको ठेके दिए? क्यों आपने उनकी ड्राई डे की संख्या घटा के 3 की? ये सारे वो सवाल हैं जिसका आज तक। तो सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के लिए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच को आधार बनाया था और उसके बाद छापामार कार्रवाई उनके घर पर की गई थी। इसके बाद से ही दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। अब लगातार नए नए मोड़ जो इस केस में आ रहे हैं, उस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक ट्वीट ने फिर से हलचल तेज कर दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था कि अगर वह भगवा दल में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने लिखा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। अब इसको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगठन मंत्री हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। अश्विनी जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर बताइए क्या करेंगे मनीष सिसोदिया का? आपके पास बड़े नेताओं की या बड़े चेहरों की कमी है जो अब आप मनीष सिसोदिया को ऑफर दे रहे हैं? पल्लवी जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि कुछ नहीं तो एक आरोप ये भी लगा दो, एक ट्वीट कर दो। और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सिसोदिया लिखने से वंशज तो हो जाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन कर्म भी होना चाहिए महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जी ने हमेशा आत्मसम्मान के साथ लड़ना सिखाया था, भ्रष्टाचार की शिक्षा नहीं दी थी। और लोग माननीय हमारे मतलब समझ ली अग्रज और महान उस राणा प्रताप की तुलना अगर अपने भ्रष्टाचारी भाई मनीष सिसोदिया से करेंगे तो महाराणा का अपमान होगा। हम लोग, मैं क्षत्रिय वंशज हूं, मैं भी, हम लोग महाराणा का सम्मान करते हैं, हर साल 9 मई को पूजा करते हैं उनकी, लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त नहीं है। और भ्रष्टाचारी वो तो घास की रोटी खाए। इस तरीके से उन्होंने जो है मुगलों को पछाड़ने का काम किया। और आज जो है टोपी लगाकर ईद और बकरीद खाने वाले और आज भ्रष्टाचार शराब बेचने वाले आम आदमी पार्टी के, और उसमें भी घोटाला करने वाले कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। हास्यास्पद है। रहा आरोप की बात, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि अगर उनके किसी बड़े नेता के घर से कोई भाजपा का नेता भी निकल जाए तो फोटो खींच के कहेंगे देखो ये आया था हमारे यहाँ। अरे भाई कोई प्रमाण हो तो बताओ ना भाई। 2000 पन्ने का शीला दीक्षित का प्रमाण लेकर घूमते थे, वो पता नहीं किस गटर में डाल दिया, कोई काम नहीं हुआ। शीला वो जी तो आपके दिवंगत भी LG हो के गई। पास अटका हुआ है ना, उसके कहाँ लिए तो अटका हुआ है? बड़ा अच्छा यहाँ पर एक एक्सक्यूज कह लीजिए, या फिर वाकई में अटका होगा तो पता नहीं सर। हर चीज तो आप अटका देते हैं, करे तो करे क्या आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार? तो क्या 2015 से हम अटका के रखे हैं तो ये आंदोलन क्यों नहीं करते उसके लिए? हर चीज के लिए तो आंदोलन करते हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ बैठ जाते थे धरने पर। ये धरनाबाज जो है पलटीबाज केजरीवाल जी, धरने पर बैठना चाहिए उनको, याद है ना सबको, अपने ही खिलाफ सरकार के खिलाफ धरने बैठे थे। तो क्यों नहीं वो LG साहब से कहते, सबके सामने ले आते। जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टीजमेंट छपवा सकते हैं तो हिंदुस्तान में वो कागज निकालने में कितना टाइम लगेगा? 2000 पन्ना जो लहराते थे। ये मिथ्या आरोप है, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की बात है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आएंगी। क्यों डर रहे हैं? अच्छा, अब ये जो आरोप लगाया है इस पर किसी तरीके की कोई जांच आप खुद ही करवाएंगे क्या? मतलब आपकी पार्टी की तरफ से इस पर संज्ञान लिया जाएगा क्या कि किसने इतना बड़ा ऑफर दिया मनीष सिसोदिया को? इस बात का संज्ञान, देखिए इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा वृक्ष हो चुकी है कि नीचे से बहुत लोग आएंगे और जाएंगे उसके। ये नहीं है कि हम हर चीज की जांच कराते चले कि हवा पूरब से चली कि पश्चिम से चली।
अरे जिसके पास ये गया था वो प्रमाण प्रस्तुत करे, बात खत्म हो गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और उनके पास प्रमाण है तो आपके माध्यम से देश को दिखाएं, और नहीं तो अनर्गल प्रलाप बंद करें। जब भी जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आ रहा बैठ रहा है तो शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा है, वो दुनिया भर की चीज की बात कर रहा है। उन्होंने वहां वो किया, उतने वहां मरे, वो भ्रष्टाचारी थे, वो सब ये हो गया। अरे भाई, दूसरे ने पाप किया तो क्या आपको पाप का लाइसेंस मिल जाना चाहिए क्या? आम आदमी पाप करेगी? तो वो कहाँ मान रहे हैं सर? उनके हिसाब से तो घोटाला हुआ ही नहीं ना। उनके हिसाब से तो क्या मिला मनीष सिसोदिया के घर से? आप उनका फोन ले गए, लैपटॉप ले गए, दस्तावेज ले गए, उससे कुछ प्रमाणित थोड़ी ना हो गया कि वाकई में मनीष सिसोदिया ने ही सारा घोटाला किया है। अभी कुछ साबित थोड़ी ना हो पाया, तो वो कैसे मान लेंगे कि हाँ हमने किया और नहीं किया? चलिए मैं वापस लौटूंगी आपके पास शाही जी। एक आपके इस बात का मैं जवाब दे लूं, उसके बाद में हमको 30 सेकंड दीजिए। अगर नहीं साबित हो रहा, मैं मान रहा हूं, एक मंत्री इनके हैं जो बंद हैं, वो गजनी हो गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन अगर उन्होंने घोटाले नहीं किए हैं तो माननीय न्यायालय ने उनको जमानत देने से मना क्यों कर दिया जी? अगर नहीं किया है तो जांच चल रही है, इनका भी सब गया है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी बताइए राजीव त्यागी जी, किसका ऑफर आ गया मनीष सिसोदिया को, और इतना खुलकर ऑफर अभी बीजेपी दे देगी इतने संवेदनशील माहौल में? देखिए, इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली घुस जाएं, जी। लेकिन दिल्ली में घुसने के लिए या पंजाब में घुसने के लिए लोगों के दिलों से गुजरना पड़ेगा, ना कि इस तरह से ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा के नहीं घुस पाएंगे। इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी मंत्री हैं उनको परेशान करके, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हों, चाहे मनीष भैया हों, इनको परेशान करके इन पे ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, दिल्ली पुलिस, ऐसे चीजें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र है इसमें जनता मालिक है और जनता सब देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई ऐसे नहीं छपवा सकता है ऐड, ये ऐड नहीं है जी। ये हमारे वो काम हैं जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है और राजीव जी मैं बस थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ सर। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी इसी मसले पर प्रेस वार्ता कर रही है, तो प्रेस वार्ता की भी कुछ तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो। जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग नेताओं पर
सीबीआई के, ईडी के तरह तरह के केस हुए और फिर उन केस की धमकियों को यूज करके शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एक नई सरकार बना दी गई, जिसमें एक शिवसेना के फॉर्मर एमएलए अब चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में भी आज यही करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये केस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर हो रहा है, ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई का केस होता है, 14 घंटे की रेड होती है, उस रेड में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगले दिन खबर प्लांट हो जाती है कि अब जैसे सीबीआई ने एफआईआर करी है, अब ईडी को केस दिया जाएगा और ईडी का भी केस चालू होगा। जैसे ही सीबीआई की एफआईआर की, ईडी की एफआईआर की एक तरह से धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमान। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, धमकाना और लुभाना एक एक साथ चलाया जा रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को अपने आप ही क्लियर कर दिया कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये मुंह की खा रहे हैं। सीबीआई में इनको कुछ नहीं मिला उसकी रेट में, अब इन्होंने कहा चलो ईडी कुछ कर ले, दिल्ली पुलिस को ये इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला मैडम ने, वो बिल्कुल क्लियर है, तोड़ो, धमकाओ और उसके बाद उनको लालच दो जी। किसी भी, यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, इसी फार्मूले को ये दिल्ली में करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। और इस सोच को कोई भी इस खामियां तो तरह मिली के है सर। देखिए, आप इस बात को माने या ना माने त्यागी जी, लेकिन जो जांच की गई है उसमें खामियां तो पाई गई है ना इस नीति में। अब वो खामियां क्यों थी? क्या गलती से वो खामियां रह गई थी या कोई और वजह थी? और क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि एलजी की सहमति से ये नीति बनी, तो एलजी से गलती हुई, कहाँ गलती हो गई? देखिए, एलजी का तो ये सिचुएशन है कि जब से हमारी सरकार है, एलजी ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। हमें एक छोटी छोटी मांग के लिए हमें जाके वहां पे अनशन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके। क्योंकि एलजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो हमेशा जो है इस चीज को परेशान करते हैं। तो हमारा तो माननीय एलजी से इसे यही कहना है कि आप अपनी पार्टी के साथ साथ अपने काम को भी जस्टिफाई करें। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए, एक तरफ ना ये बात गले से उतर नहीं रही है कि बीजेपी इतनी बचकानी हरकत कर देगी कि जब एक नेता पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उसी बीच बुलाकर इतना बड़ा ऑफर दे दिया जाए। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो फिर इस राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सभी को नमस्कार। पल्लवी जी, जी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा संकट है। और वो संकट और किसी ने नहीं खड़ा किया है। क्या डॉक्टर राजीव त्यागी जी इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार मुक्त अपने को रखने के लिए जो पहला लोकपाल अपॉइंट किया था पार्टी में, वो कौन था और उसके साथ क्या किया पार्टी ने?
एडमिरल रामदास को इन्होंने पहला लोकपाल बनाया पार्टी का जी, और उनको किस तरह से बेआबरू कर करके पार्टी से निकाल दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके। और ये वही पार्टी है जिसने आशुतोष को निकाल दिया, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, प्रशांत भूषण को निकाल दिया। और ये ऐसे नाम हैं, कुमार विश्वास को किनारे किया। तो मतलब ये ऐसे नाम है कि एक एक की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, एक एक बड़े आंदोलन, एक एक बड़ी सामाजिक काम से जुड़े हैं। हो सकता है हम उसके समर्थक ना हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इनमें से अधिकतर को जानता हूं, अधिकतर से मेरा इंटरेक्शन है। सबको किनारे किया गया है। क्या खामियां थी इनके में? एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जो अभी कह रहे थे शाही साहब कि सत्ता में आने के पहले, सरकार बनाने के पहले आपने तमाम राजनीतिक दलों पर, तमाम नेताओं पे भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े आरोप लगाए। वो सारे आरोप और उन आरोपों के तहत लोगों को अंदर करवाना, उनकी जगह पे जेल में पहुंचाना, उसका क्या हुआ? उसके बाद जो आरोप लगाए उस पे जिन लोगों ने डिफेमेशन किया, अरुण जेटली जी ने, तमाम नेताओं ने सबसे माफी मांगी एक लाइन से। गुजरात से लेकर के, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कहां नहीं माफी मांगा घूम घूम कर केजरीवाल जी ने। तो ये देखिए, मैं खामी नहीं गिना रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न और सवाल है। आप पार्टी जैसे भी बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगाई, लेकिन उनके किसी भी बात का जनता में भरोसा नहीं मैंने देखा है। वो जो काम करते हैं वो कर दे तो दिख जाए तो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जो कहते हैं वो हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। हमको आज भी याद है डॉक्टर राजीव त्यागी जी जब पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे थे पब्लिक में, और उन्होंने गाना गाया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, हमारे आंख से आंसू आ गए थे। हमने कहा एक अलग तरह की राजनीति होगी, और तय करके गए थे राजनीति में अन्ना के आंदोलन से कि हम कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। क्या हुआ? सारे विधायकों को क्या क्या पद दे दिए जिससे कि उनको पैसे मिलने लगे। हर जगह मतलब दलाली का काम शुरू हो गया। शब्द हमको उपयोग करने में शर्म आती है। तो जो एक अलग राजनीति की मंशा थी और इच्छा थी, और उनके प्रारंभिक वक्तव्य से इतने इमोशनल हम लोग हो गए थे, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके एक एक बात से रोमांचित हो जाता था प्रारंभिक दौर में। लेकिन फिर इस तरह से धड़ाम से नीचे आए कि सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब आप देखिए लड़ाई किस बात की हो रही है, जिस पर महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। शाही जी ठीक कह रहे थे। देखिए सवाल इस बात का है कि आप पहले इसका जवाब दीजिए कि क्या महाराणा प्रताप ने शराब की लड़ाई लड़ी थी कभी? और आप इस ढंग की बातों में क्या कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं कोट एंड कोट कि मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। केजरीवाल जी ने क्या किया? भ्रष्टाचारी अरुण जेटली के सामने झुक गए, हर भ्रष्टाचारी के सामने जाकर के माफी मांगा। तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार लगता है महाराणा प्रताप के वंशज से कुछ नहीं सीखे। तो जहां इतना क्रेडिबिलिटी डाउन हो, हर जगह आप माफी मांगते फिर रहे हो, आप आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। ऑक्सीजन का जो केओस हुआ, दिल्ली में जो केओस हुआ, ऐसा केओस देश में कहीं और नहीं हुआ। लेकिन उनका पॉइंट हमेशा ये रहता है ना दीक्षित साहब कि हमने दिल्ली में रिपीट किया, उसके बाद पंजाब जैसे राज्य में हमने सरकार बना ली, तो ये उनकी एक बड़ी आप यूं कह लीजिए उपलब्धियों में से वो एक गिना रहे हैं। उसके अलावा अब आज ही गुजरात के लिए रवाना हो गए दोनों नेता, केजरीवाल और सिसोदिया। उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो ये तमाम चीजें तो यही दर्शा रही है ना कि राज्य दर राज्य वो बढ़ रहे हैं, यानी कि लोगों को विश्वास तो हो रहा है ना आम आदमी पार्टी पर। देखिए नहीं, ऐसा नहीं पल्लवी जी, अभी तर्क दे रहे थे त्यागी जी भी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे वो मैडम भी जी, कि ईमानदारी हो पार्टी में, चरित्र हो, तब तो वोट मांगने जाए जनता साथ देगी। तो इसका मतलब कि जब ये मोदी के खिलाफ केजरीवाल जी 2014 का चुनाव लड़ने बनारस में गए थे, तो इनके में ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी नहीं थी जो जनता ने इनका साथ नहीं दिया। पूरे देश में 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ी थी आप, कितना जीत के आई थी?
क्या क्रेडिबिलिटी, ईमानदारी नहीं थी? गुजरात में पिछला भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, गोवा में चुनाव लड़े थे, क्रेडिबिलिटी नहीं थी? हाँ, ये जरूर है कि ये ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा कि जहां जहां भी बाकी पार्टियां किसी कारण से डिस्क्रेडिट होती हैं, उस वैक्यूम को आप भर दे रही है। ये इनकी सफलता है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली पंजाब में देखिए डिस्क्रेडिटेड होकर आउट हो गई थी अकाली दल। वहां नंबर 1 पे अकाली दल थी। उनको किसी न किसी कारण से अपने अलायंस के, हमें लगता है धर्म के चलते, तमाम मोदी जी के आने के बाद भी बीजेपी उनके साथ लगातार सहयोग में थी। तो बीजेपी किसान आंदोलन के कारण पंजाब में, और अकाली दल ऐसे डिस्क्रेडिटेड हो गई थी। कांग्रेस ने जब अपने ही नेता को डिस्क्रेडिट किया और तोड़ फोड़ किया सिद्धू जी ने पार्टी में, जी जी, राहुल गांधी जी के विजन के चलते पार्टी बिखर गई, तो जनता के पास एक विकल्प दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी कम से कम दिल्ली में सरकार चला रही है और हमें तमाम फ्री चीजें दिल्ली की तरह मिलेगी। उन्होंने झारम झार वोट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी ढंग के विकल्प पर वो गुजरात में और हिमाचल में जाना चाहते हैं। अब देखिए, जो भी राजनीति में है वो चूड़ियां तो पहन नहीं रखा, धर्मशाला तो खोला नहीं। भाजपा को ये अच्छा मौका दिखाई दिया कि इनको बताओ कि इनकी असली असलियत क्या है। ठीक है। अब देखिए, इस समय इस मौके पर जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि हमें भाजपा से ऑफर आया है, हम मान सकते हैं कि उनको 6 महीने पहले आया होगा, 1 साल पहले आया होगा, लेकिन जब उनके खिलाफ इस ढंग की कार्रवाई चल रही है उस समय आया होगा। ये 100% असंभव है और यही परसेप्शन पूरे देश में है। और ऐसा कर करके अपना मखौल मत उड़वाइए, तो जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। त्यागी साहब जी। अश्विनी शाही जी, अभी आतिशी जी भी प्रेस वार्ता करके एक ही आरोप लगा रही थी। देखिए, जिन राज्यों में सरकारें गिराई गई या सत्ता पलट हुआ, जो भी हुआ, वो अब एक तरीके से बेस बनाया जा रहा है, आधार बनाया जा रहा है कि आप दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं और पंजाब में भी यही करना चाहते हैं, और दिल्ली के लिए आपने मनीष सिसोदिया को चुना। पल्लवी जी, देखिए, अभी दीक्षित जी ने कितना बढ़िया तरीके से समझाने का काम किया जी, और समझ में आना चाहिए। मैं राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को देख रहा हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं त्यागी जी को, बहुत सुकून से, बड़े कायदे से बैठे हुए हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज देखिए, आजकल किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर इनके राष्ट्रीय नेता बैठ रहे हैं तो एंकर से झगड़ा करना, साथी पैनलिस्टों से झगड़ा करना, चेहरा एकदम से मतलब आंदोलित हो जा रहा है इन लोगों का। तो ये कौन करता है? जो कमजोर होता है, जिसकी नस दबी हुई होती है, वो चिल्लाता है। त्यागी जी को बहुत साधुवाद है कि बड़े सुकून से और आराम से बैठकर जवाब दे रहे हैं यहाँ। वरना इनके कोई नेता तो वो दिखाता है, ये परिलक्षित करता है कि आम आदमी पार्टी की अब वो परत खुलनी शुरू हो गई है जो प्याज के छिलके की तरह उतर रही है। 2000 पन्ने का इस तरीके से दिखाना था, आज एक पन्ना मेरे हाथ में भी है, और ये है शराब कांड से जुड़ा हुआ पन्ना। इसमें सारे एक्यूज का नाम है, सब कुछ है हमारे पास। उसमें बड़े प्यार से एक जगह लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी इज रिस्पॉन्ड टू हैव बीन रिसीविंग अनअकाउंटेड अमाउंट ऑफ 30 करोड़ इन कैश। ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब का जवाब नहीं दे रहे ये लोग इसको जवाब देने के बजाय गुजरात चले जाते हैं, आसाम चले जाते हैं, किसी महाराष्ट्र चले जाते हैं और सभी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि वो इनके यहाँ आए, वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं, ये संस्थाएं हैं, आप जाइए, उनके खिलाफ मुकदमा करिए, आपके पास खुला ऑफर है। और रोज चिल्ला रहे, कम से कम ये कई साल से चिल्ला रहे हैं। एक बार भी कहीं गए ये कि किसी जिसका नाम ले रहे हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? ये खाली कहते हैं, आकर आपके साथ कहते हैं, अखबारों में कहते हैं कि वो आए, डिटर्जेंट लगाकर साफ हो गए। आपके पास भी बहुत वकील हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आप मुकदमा करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, बहुत सी संस्थाएं हैं, आपकी सुनेंगी। ऐसा नहीं है कि देश में, या तो आप कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसे कवर से निकल कर आई है जिसको एलजी साहब भी नहीं सुनते, प्रधानमंत्री जी तो सुनते ही नहीं,
और देश की कोई भी संस्था हमारी नहीं सुनती। अश्विनी शाही जी, वैसे ये भविष्यवाणी केजरीवाल पहले ही कर रहे थे कि अभी देखिएगा कि मनीष सिसोदिया पर भी सीबीआई या ईडी की कार्रवाई होगी, और सिसोदिया भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन भविष्यवाणियों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात कि शराब नीति, पुरानी शराब नीति लागू करने वाले दिन जब मनीष सिसोदिया प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि सीबीआई और ईडी का डर लगातार दिखाया जा रहा है, और इसी बीच एंट्री हो जाती है सीबीआई की। पल्लवी जी, हमें दो बातें बतानी। एक पहली बात, अभी आपने शाहनवाज जी का देखिए दिखाया, ये है न्यायपालिका पर भरोसा। अगर गलत आरोप है, आप कह रहे हैं गलत है, पुलिस उसकी जांच करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शाहनवाज जी सुप्रीम कोर्ट गए और उनको वहां से राहत मिली। भरोसा तो करिए जी। यही आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, किसी संस्था पर भरोसा नहीं है। और भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके मन में डर है। बहुत अच्छी नीति बनाया आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको क्यों डर लग रहा था कि हमको गिरफ्तार करेगी? उसके पहले केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम ये मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। भाई इतना डर था तो आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, 18 विभाग इनको दिए हैं, एक भी विभाग अपने पास नहीं लिया कि मुझे दस्तखत नहीं करना पड़े। लेकिन संवैधानिक पद होने के नाते जो फैसला लिया जाता है कैबिनेट का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शामिल हो जाते हैं जी। ये शायद उनको नहीं पता था। तो आज तो अब संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच करेंगी, उनको छोड़ना है या गिरफ्तार करना है, ये भविष्यवाणी मैं नहीं करता, ये आम आदमी पार्टी वाले ही करेंगे। लेकिन उसमें जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके साथ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं पाया जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। ये सत्य है, तो हमें भरोसा करना होगा। मनीष सिसोदिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर अनुराग ठाकुर जी ने उनको कहा था कल कि आए केजरीवाल जी, 24 घंटे हो गए नहीं आए, वो नहीं शामिल हुए, वो गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं चोर है और डर है कि हमने ये गलत काम किया है और हम इसमें पकड़े जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखिए, किस तरीके से बोलते बोलते वो डर दिखाई दे रहा है। लुक आउट जो नोटिस जारी किया गया, उन्होंने कहा दिया मैं घूम रहा हूं। लुक आउट नोटिस इसलिए नहीं जारी किया जाता है पल्लवी जी, लुक आउट इसलिए जारी किया जाता है कि जो यही लोग आरोप लगा रहे थे, ये भाग गया, विजय माल्या भाग गया, वो भाग गया, तब से एजेंसियों ने एक काम किया है कि लुक आउट जारी कर देते हैं कि इस देश से बाहर कोई ना भाग पाए। तो ये तो कॉन्फिडेंस है ना मनीष सिसोदिया का। उन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर भी कहा कि आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा, मैं जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। नहीं पल्लवी जी, यही तो देश को गुमराह किया गया। ये सिर्फ जो है एयरपोर्ट्स के लिए है, सीमाओं के लिए है कि कहीं से आदमी देश छोड़कर ना भाग जाए, वहां पर उसकी जानकारी होती है, न कि दिल्ली में। और उनको तो जब चाहेंगे तब पुलिस वहां उठा लाएगी, खोज लाएगी, उसकी कौन सी बात है? ऐसा नहीं। उनको देखिए, जब सिस्टम काम कर रहा है, सीबीआई काम कर रही है, तो सीबीआई काम कर रही है। उसने जो अपना सिस्टम है उसमें सिस्टम में दिया उनको लुकआउट का। तो ये भाषण और कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे थे, उनके ऊपर भी। जो गजनी जी इस समय बंद हैं, जिनको कोरोना के कारण भूल जाता है, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे जो मेरे हाथ में ये है। और जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है उसमें उनका भी नाम दूसरे नंबर पर है, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ है, पहले से बंद है वो। मनोज राय से लेकर और जितने जो हैं, मनप्रीत चड्डा और क्या क्या है, ये सारे नाम है हमारे पास, हम भेज देंगे आपको। तो ये लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी किया है, महिलाओं के साथ एक से एक बोतल पर एक बोतल फ्री दिया है। अरे भाई, कोरोना में क्या महिलाओं को आप बिक्री बढ़ा रहे हैं और कोरोना में आपको जो है गड़बड़ हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। क्या तरीका है भाई? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है और इसकी जांच होने से सारे दोषी सामने आए। ठीक है। उन्होंने तो खैर ये भी आरोप लगाया था कि आप लोग जानबूझकर शराब की दुकानें बंद करवाना चाह रहे हैं ताकि गुजरात की तरह यहाँ पर नकली शराब बेची जाए। इस पर हम बाद में आएंगे। एक बार मैं राजीव त्यागी जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव त्यागी जी, ये तमाम जब जांच चल रही है उसी बीच अरविंद केजरीवाल को एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। सीधे तौर पर ये मान लें 2024 की तैयारी है सर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को हीरो हमारी पार्टी की तरफ से नहीं, जनता की तरफ से बनाया जा रहा है। ये जनता जानती है, जनता मानती है कि ये हमारा मुख्यमंत्री है। आप क्या
क्या आपको लगता है ईडी या सीबीआई की कार्रवाई ये पहली बार हो रही है हमारी पार्टी के किसी नेता पे? अरविंद जी के पास कितनी बार हो चुका है? कुछ मिला? 2-4 मफलर मिल जाते हैं, उनको लेके चले जाते हैं सीबीआई वाले। उसके जो सत्येंद्र जैन जी है उन पे पहले छापे मार चुके हैं ये लोग, ठीक है। अभी मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़ गए हैं। एक्चुअल में इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जो बढ़ रहा है उसको रोको। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं, फिर ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, हम तो गुजरात तक भी पहुंच गए, हम पंजाब तक भी पहुंच चुके हैं, हम दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं, हम हिमाचल भी जाएंगे, हम हरियाणा भी जाएंगे। आप कितना भी आप ईडी, पुलिस और सीबीआई लगा लीजिए, आप इस आम आदमी पार्टी के इस विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आप इस चीज को इस तरीके से देखिए कि क्या बीजेपी में जो नेता हैं उनके लिए सीबीआई और ईडी नहीं होता? सिर्फ बाकी जो विपक्ष के नेता हैं सिर्फ उन्हीं पे सीबीआई और ईडी काम करता है। क्यों? वो बीजेपी में आते ही जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। उसके बाद अब इनको तो हाई कोर्ट से जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगा देता है। और सर, अब हमारे कोर्ट यहाँ पर कोई सवाल कोर्ट उठाना होना हो, ठीक है लेकिन क्या? ये लोग और त्यागी जी देखिए, और ये आप संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं या किसी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही पर या कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना लाजमी सा नहीं लग रहा सर। हम जो है सवाल नहीं उठा रहे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, माननीय हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि काफी चीजें राजनीति से प्रेरित इस देश में हो रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार करा रही है। हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सभी संस्थाओं का पूरा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तो आप भी यही कहना चाहते हैं जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत चाह रहा है केंद्र? हाँ, बेसिकली यही है कि विपक्ष को इतना डरा दो कि विपक्ष कुछ बोले ही ना। जब विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि हम महाराणा प्रसाद के वंशज हैं तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? किसी विदेशी के वंशज तो नहीं कह रहे, अपने आप को महाराणा प्रताप के तो कह रहे हैं। इसमें क्या गलत हो गया भाई? अरुण जेटली जी से माफी मांगने वाली बात बड़ी सिंपल है। हम अपना काम करना चाहते हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? और हमें काम के बेसिस पर ही जनता लेके आ रही है, किसी और बेसिस पे नहीं ले आ रही है। आज हम दिल्ली में जो 62 सीटें लेके आए हैं वो काम के बेसिस पे लेके आए हैं। आज हमारे काम के बेसिस पर ही पंजाब में हमारी सरकार है और काम के बेसिस में ही तीसरे राज्य में भी हम लोग जाएंगे। चलिए सर, तो हम तो अपने काम के बेसिस पर हम किसी को रोकते नहीं है, हम अपना काम करते हैं। अश्विनी और जी, संस्थाओं पे हमें पूरा भरोसा है और हमें ये भी पता है कि सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसमें बिल्कुल क्लीन चिट लेके मनीष सिसोदिया जी आएंगे और सत्येंद्र जैन जी भी आएंगे। ये हमें पूरा भरोसा है और पहले भी कर चुके हैं ये लोग और इस बार भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्लीन चिट से आएंगे। मैं आ रही हूँ आपके पास। दीक्षित जी ने शाही जी, आप अपनी बात त्यागी जी ने कहा अभी जी, कि हम लड़ते रहेंगे तो काम कब करेंगे, इसलिए माफी मांग लिया। आपने माफी मांगना कहां से शुरू किया? याद करिए, पंजाब के ड्रग डीलर जो आपका उनके ऊपर आरोप लगाया था आपने, मजीठिया जी से, नितिन गडकरी जी से। अरुण जेटली जी ने तो माफी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने माफी मांगा उनसे। तो ये पहले आरोप क्यों लगाया आपने? ये आरोप जब आपको पता था कि हमको माफी मांगना है तो आरोप क्यों लगाया भाई? अगर आरोप लगाए होते तो आप डट के खड़े रहते, यानी कि आपके आरोप में दम नहीं था। आप लोगों का ड्रामा, मैं कहूंगा इसको ड्रामा नाम दूंगा, कहना उचित नहीं लग रहा लेकिन ड्रामा नाम दूंगा। एक एक चीज लेकर आते हैं, सीबीआई पहुंचती है तो न्यूयॉर्क टाइम की कॉपी दिखाते हैं। उस दिन पूरा दिन भर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने न्यूयॉर्क टाइम की कॉपी दिखाई और वो न्यूयॉर्क टाइम, मैं एक थोड़ा सा समय लूंगा पल्लवी जी, कि वो न्यूयॉर्क टाइम जिसने
हमारे महान स्वर कोकिला लता जी को तथाकथित गायिका कहा था। वो न्यूयॉर्क टाइम, जिसके लिए एक दिन उसका तारीख है 1 जुलाई 2021, एक उसका आवेदन निकलता है जॉब के लिए कि हमको वो पत्रकार चाहिए देश में जो मोदी विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, मोदी सरकार के खिलाफ लिख सकता हो। 2 पत्रकारों का चयन होता है उसमें, उनका नाम है करणदीप सिंह और सौम्या खंडेलवाल, जिसमें एक पत्रकार जो माननीय ये क्या कहते हैं अपने केजरीवाल जी के सौजन्य से दिए हुए मकान में दिल्ली में रहता है, और ये लेख वही छपवाता है, वो दिन भर लेकर लोग रहते हैं। खलीज टाइम्स, आप ये बताइए सौजन्य से दूसरे अखबार में क्यों निकलेगा? हवाला देने की बात नहीं होती है। अगर लेख होता है तो एक ही खबर को 3-4 हेडिंग से लोग चलाते हैं। आजकल अखबारों का मान लीजिए जमाना आप लोगों का आ गया है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई ब्रेकिंग चलाते हैं तो हमेशा हेडिंग बदल के होता है, एक चीज वही होती है, कंटेंट वही होता है, लेकिन इन लोगों ने दिन भर दिखाया। तो ये एक ड्रामेबाज पूरी पार्टी है और जगह जगह पर ड्रामा करती है और माफी मांगने में आगे है। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं झगड़ा का हम क्यों करें, तो भाई झगड़ा आपने शुरुआत क्यों की जब माफी मांगना था? जी पल्लवी जी। चलिए दीक्षित साहब, अब सवाल यह है कि 2024 के लिए तैयारी की जा रही है और पूरा का पूरा चुनाव शायद इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, केंद्र सरकार मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो सिंपैथी वोट लेने की भी कोशिश की जाएगी और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाया जा रहा है। पल्लवी जी, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपके लिए जी। अगर ये मनीष सिसोदिया वाले मामले पर साबित करने में सफल हो जाएंगे, जैसा दावा है आपका कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है, मैंने पहले बताया कि इनके पास सबसे बड़ा संकट क्रेडिबिलिटी का है। लेकिन इस मुद्दे को ही अगर वो पकड़ लें और इसमें साबित कर दे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कि ये ठीक है, दूध के धुले हैं, इनका दामन साफ है, क्योंकि ये भी पूरे देश में परसेप्शन है कि इनके यहाँ सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय और सबसे मतलब जो जानता है काम करना वो है मनीष सिसोदिया जी। इवन अरविंद केजरीवाल से भी कुछ मामले में ज्यादा। तो ये एक ऐसा मुद्दा इनके पास है कि इसको उनको साबित करना चाहिए कि हाँ उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर करने में सफल होते हैं तो देश की पूरी राजनीति भी पलट सकती है इसी मुद्दे पर, क्योंकि बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग। देखिए ममता दीदी आरोप लगाती थी जब से उनके यहाँ पार्थ चटर्जी के पास 50 करोड़ प्लस कैश, लाल लाल नोट पकड़ी गई, गड्डियां, तब से आपने ममता दीदी का कोई बयान सुना खुले में? कितना गिरफ्ती रहती थी, क्योंकि अभी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जिस तरह से पशु तस्करी में पकड़ा गया मंडल को, अनुव्रत मंडल को जी, आपको याद होगा कि कैसे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव जी को बचाने के लिए वो सीबीआई ऑफिस में पहुंच गई थी धरना देने के लिए। तो अब स्थितियां, और अभी वो साबित करने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। हुआ क्या? जनता के सामने खुल करके आ गया। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लाल नोटों की गड्डियां सबको अट्रैक्ट करती हैं। लोगों ने बोरियों में भरा भरा देखा, जगह नहीं मिल रहा था रखने के लिए। अब इसके बाद से ममता दीदी की आवाज भी बंद हो गई और जो एजेंसियों पे आरोप लगाते हैं वो भी खत्म हो गए। एजेंसियों पर आरोप लगाने की बात सर ऐसा है ना कि अब ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता जा रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़े नेता हैं, तो आपके ऊपर ना कोई एजेंसी काम करेगी, ना कुछ होगा, किसी तरह की कोई भी ईडी की कार्रवाई आप पर नहीं होगी। अब गुजरात में इतना बड़ा शराब का मामला सामने आया था, आप बताएं ना सर कि वहां पर ऐसी कौन सी जांच एजेंसी पहुंच गई जिसने बड़ी कार्रवाई कर ली हो? अडानी पोर्ट पर जो ड्रग्स मिली थी उस मामले में क्या हुआ? तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इनकी जांच कहां तक पहुंचती है कोई अता पता नहीं। इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। मैं भाजपा का पक्ष तो बताएंगे शाही साहब जी, लेकिन जांच की जहां तक बात है, आपको याद होगा कि जब सरकार बनने वाली थी केंद्र में बीजेपी की, मोदी के नेतृत्व में, तो उस समय ही इन्होंने कहा था
कि जीजा और साले का जो है गठबंधन, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उनको सामने लाएंगे। अब आप देखें कि आपके सामने प्रियंका के जो पति हैं वड्रा साहब, उनके खिलाफ कितने सारे जांच चल रही है। क्या वो जेल गए? क्योंकि जांच की और न्यायिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस चल रहा होगा, मैं विश्वास करता हूं। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि ये तो 2010 का मामला है, 2022 में रेड कैसे हो रहा है जी। एक कॉमन सिटीजन के तौर पे, पत्रकार के तौर पे हमारे मन में भी सवाल उठता है कि जो भ्रष्टाचार 2010 में हुआ उसमें 2022 में अगर छापे मार रहे हैं तो मिलेगा क्या? कौन ऐसा मूर्ख होगा कि कोई एविडेंस रखा होगा? लेकिन हमारे देश में आप देखिए, कोर्ट्स में, दिल्ली में पटियाला हाउस में हमारे कई मित्र हैं, बताते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में 6 महीने 8 महीने की एक डेट पड़ती, साल में एक सुनवाई। अब आप मान लीजिए किसी गवाही चल रही है तो एक गवाही अभी जनवरी में होगी तो दूसरी नवंबर में, वो क्या याद रहेगा उसको? तो हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है और जो एजेंसीज का सेटअप है, नेटवर्क है, उनको इतना वर्कलोड है कि उनको बढ़ाने की जरूरत है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और जो हमें जानकारी है कि ईडी का वर्कफोर्स इसलिए बढ़ाया भी गया है और यही कारण है कि वहां पे 1 लाख करोड़ से अधिक की चीजें जब्त की गई हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में शामिल किया गया है ऐसे भ्रष्टाचारियों से। अब मैं 2-3 सवाल खाली उठाना चाहता हूं। आप देखिए, जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है और संस्थाओं पे त्यागी साहब कहते हैं हम सवाल नहीं उठाते हैं, इन्होंने तो चुनाव आयोग पे सवाल उठाया, कोर्ट्स पे सवाल उठाया, कोई बचा है? राष्ट्रपति पे सवाल उठाया, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया, एलजी पे हर दिन उठाते रहते हैं। और मैं मानता भी हूं कि एलजी भाई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कुछ ना कुछ नाइंसाफी होती होगी, लेकिन आप किसी को तो छोड़ेंगे? आपको याद है वो कि जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें वोट डाली, ये किसी को जाता है लोटस को, इसको सबसे आगे बढ़ के किसने उठाया था और साबित भी करते थे मशीन लेकर के, देखो ऐसे हो रहा है। तो ऐसा था तो पहली बार 67 सीट, इस बार 62 सीट त्यागी जी कह रहे थे। पंजाब में इस तरह से झाड़म झाड़ जीत के आए, तो मशीन में अगर ऐसा दबाने से होता था तो आप कैसे जीत जाते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया कि साबित करिए, पैनल बनाया गया कि हाँ साबित करिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो सब खत्म मामला, टाइट ऑफिस। और वही मशीनों से फिर ईवीएम से हो रहा है, तो किसी संस्था को तो छोड़िए। और जो ये कहते हैं कि नहीं, जो आपने एक और सवाल उठाया कि बीजेपी के नेताओं की जांच का क्या होता है, देखिए सत्ता में जो भी है कुछ न कुछ तो वो अपना लाभ उठाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जानकारी में है कम से कम मैं 5-6 बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिनके खिलाफ इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई की जांचें चल रही हैं। तो आप एक सिरे से कह दें कि उनको दूध से के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर से साफ है, ये गलत बात। तो फिर यहाँ मीडिया की मंशा पर सवाल खड़े करूं मैं दीक्षित साहब कि विपक्षी विपक्षी नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है वो ही हाईलाइट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो उन्हें उतना वेटेज नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जितना विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को मिल रहा है। उसके देखिए 2 कारण होते हैं। एक तो मैंने कहा कि जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में है वो उस सत्ता के जितने लाभ हैं कुछ तो लाभ लेगा ही, आप स्वीकार करें न स्वीकार करें। सत्ता में है आप पार्टी, तो क्या वो दिल्ली की सत्ता के कोई लाभ नहीं लेते उनके नेता? आपके सामने अमानुल्लाह खां का मामला है कि कैसे दिल्ली दंगों में और उसके बाद अभी जब डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था तो उन्होंने क्या अपनी सरकार के सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया? पंजाब में सत्ता में आते ही किस तरह से बीजेपी के एक नेता को दिल्ली में रातों रात अरेस्ट करने के लिए पंजाब की पुलिस नहीं आई। आप कल्पना करिए कि यही सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस जिस दिन आपके पास होगी और उनका जो तरीका है, तौर तरीका काम करने का, कई बार चर्चा होती है हम लोग के बीच में, तो अगर उनका एटीट्यूड, अप्रोच अभी इस तरह का है अपने विरोधियों के खिलाफ, तो ये सारे शक्तियां उनके पास आएंगी तो वो क्या कह ढाएंगे। तो ये तो देखिए, जिसके पास सत्ता होता है कुछ न कुछ उपयोग दुरुपयोग का आरोप लगता है, वो करता भी होगा, कोई भी यहाँ पे सन्यासी नहीं है। लेकिन कार्रवाई नहीं होती है ये मैं नहीं मानता हूं। क्यों? मैं एक उदाहरण देके बात खत्म करना चाहता हूं। आप जानते होंगे मुंबई महानगर के भाजपा के अध्यक्ष मोहित कंबोज हैं। जी जी। उन पे तमाम एलिगेशंस तमाम पार्टियों के लोग लगाते रहे। आपको पता है उनके खिलाफ स्वयं इनकम टैक्स का रेड हुआ था और सीबीआई की जांच चल रही है।
और एक बार हमको इसलिए पता चला क्योंकि उनके बड़े करीबी हमारे उनसे मित्रता भी है एक माध्यम से, उन्होंने कहा कि बताइए पार्टी के लिए इतना काम किया और भुगत रहे हैं, क्या गलती किया उन्होंने, इसलिए कि काम किया है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि कार्रवाई लोगों पे होती है, पब्लिसिटी करने का निश्चित तौर पे कुछ मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल आपके लिए काम करते हैं, हम चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्हीं की प्रशंसा करने में दिन भर लगाते हैं, कुछ लोग पूरा बीजेपी की प्रशंसा में लगाते हैं टाइम। तो ये तो मीडिया को भी सोचना पड़ेगा। दूसरा, एजेंसीज भी सेलेक्टेड लीकेजेस करती हैं, इसमें निश्चित तौर पे सरकार के कुछ लोग शामिल होते होंगे। जी चलिए अश्विनी शाही जी, मेरा एक सवाल अधूरा रह गया था सर। मैं पूछ रही थी आपसे कि मनीष सिसोदिया ने ये आरोप लगाया था कि सीबीआई और ईडी की जो धमकियां हैं वो शराब की जो दुकानें हैं या संचालक है उन्हें भी मिल रही थी, ताकि ये दुकानें बंद करवाई जाएं और आप गुजरात की तरह यहाँ नकली शराब का गोरख धंधा चला सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कोई धमकी दे रहा है, मुझे अगर कोई दरोगा आकर धमकी देगा तो मैं उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास जाकर मैं अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा। अगर लाइसेंस लेकर हमने दुकान खोला है, मैं अवैध शराब नहीं बेच रहा हूं, गलत काम नहीं कर रहा हूं, तो ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, कोई आ जाए, हमें डरने की क्या जरूरत है? हमारे पास अथराइज कागज है, हम उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अखबारों में ही कम से कम कोई सूचना देंगे कि देखिए ये धमकाया जा रहा है, आपके माध्यम से कुछ करेंगे। वहां प्रशासन है, डीसीपी है, एसीपी है, वहां पर जो है प्रशासन में जाकर हम FIR लिखाएंगे उनके खिलाफ। ये लोग आते हैं, हमको धमकाते हैं, हमको दिल्ली सरकार से ये मिला है। और आज जिस तरीके से ये इन लोगों ने ठेके बांटे हैं और आज अपने को बचाने के लिए, चाहे अपने को पाक साफ साबित करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, तो ये इनके साथ भी खड़े हो सकते थे, क्योंकि लाइसेंस इन्होंने दिया है उसको बेचने का, तो वो एक नंबर का लाइसेंस होगा, तभी तो वो बेच रहा है जी। तो ईडी सीबीआई ऐसे किसी को नहीं धमकाती है। वो कुछ दुकानदार होंगे जो कहीं ना कहीं इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कुछ गलत हुआ होगा, वो उनके पास गए होंगे। दिल्ली में 700-800 दुकानें इन लोगों ने खोला, क्या 700-800 दुकानों पर गए थे क्या? कोई नहीं कहीं कहेगा। कुछ लोगों ने, जो मनीष सिसोदिया जी अब उठा रहे हैं, ये क्यों नहीं था 1 महीना पहले उठाया इन्होंने? जब इतनी पॉलिसी अच्छी थी तो वापस क्यों लिया? जिस दिन सिसोदिया प्रेस वार्ता कर रहे थे सर, उसी दिन वो कह रहे थे कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं इस पूरे मामले पर। हो गई सीबीआई की जांच? हो तो रही है जी, उन्हीं पर हो रही है। मांग कर रहे थे, उनकी मंशा पूरी हो रही है। ये देखिए, ये लोग जो है मैं तो एक ही राष्ट्रीय ज्योतिषी मानता था, राहुल गांधी जी को, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी वाले भी अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी हो गए हैं। इनको सब पता है कि क्या होने वाला है। और जो लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जिह्वा पर बैठती हैं, तो जो इन लोगों की मंशा है वो हो जा रहा है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कितने गंभीरता से और मजबूती से कहा था कि देखो भाई, अभी गिरफ्तार करने वाले हैं, ईडी सीबीआई इनके खिलाफ भी आने वाली है। तो वो हो सकता है उसी क्षण जो है सरस्वती जी उनके ऊपर बैठी हो, उनके जिह्वा पर निवास कर रही हो, और वो सच हो गया। इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, हो गई। थोड़ा इंतजार करें, ये लोग सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, जिस समय बोल रहे थे मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच की बात, वाकई में सरस्वती जुबान पर बैठी हुई थी क्या? और अभी भी लगातार आप लोग एक ही चीज के रट लगाए हुए हैं कि देखिएगा सिसोदिया जल्द गिरफ्तार होंगे, जल्द गिरफ्तार होंगे। देखिए, त्यागी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि बात सच है। बताइए त्यागी जी। एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ, अपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात से, कि जांचें होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाएगा। तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल पाक साफ निकल के आएंगे, और इसका भी राजनीतिक फायदा हमें मिलेगा 2024 में। और मुझे दुख होता है कि जिस शिक्षा मंत्री को विदेशों में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार उनके बारे में लिख रहे हैं, उनकी अच्छाई बता रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, हमारे देश में उनके खिलाफ जो है सीबीआई और ईडी जैसी चीजें चल रही हैं। तो ये वाकई ही बड़ी दुख की बात है कि जो इतने मशहूर शिक्षा मंत्री हैं, जिनको विदेशों तक में जो है उनको सम्मानित और उनका एप्रिशिएट करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री पर मत जाइए। और ये चिंता का विषय है कि
विपक्ष को खत्म करना और लोकतंत्र को खत्म करना ये वाकई चिंता का विषय है। और अंत में मैं सिर्फ ये बात और जरूर कहना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र, गोवा या मणिपुर नहीं है, ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली के लोग हैं, और ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। ये ना झुकेंगे और पाक साफ होके बिल्कुल सही सही निकलेंगे। चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो जांच चल रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो और वाकई में जो भी सच है वो सबके सामने आना ही चाहिए। दीक्षित जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं अब आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।